हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक एक बार फिर से एक नए वीडियो के साथ। ये वीडियो बेसिकली डोमेन एंड रेंज से ही रिलेट करता है और डोमेन एंड रेंज हमारे पास एक बहुत ही वाइड टॉपिक है अगर हम बात करें फंक्शंस के टर्म्स में। और वो ऐसा नहीं है कि हाँ कुछ पर्टिकुलर फार्मूला मैंने आपको बता दिया और हर फार्मूला आपने उस पर अप्लाई किया और हर बार आंसर आपका सेम टू सेम आता जाए। जैसे अगर मैं नॉर्मली बात करूं कि आइडेंटिटीज़ हमारे पास हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू में a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। डायरेक्टली ऐसा कोई कॉन्सेप्ट, ऐसी कोई आइडेंटिटी, ऐसा कोई फार्मूला हमारे पास डोमेन एंड रेंज के लिए नहीं होता है। इट वेरीज डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चंस एंड डिपेंडिंग ऑन द फंक्शन फॉर विच यू आर फाइंडिंग आउट द डोमेन एंड रेंज। So we have various types of functions. So if we have various types of functions, then we have various types of method to find out the domain and range of the different functions. Basically आपने इससे पहले वाले वीडियो में अगर नहीं देखा तो प्लीज़ इस पॉइंट पे जाके आपके ऊपर फ्लैश हो रहा है, वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं डोमेन और रेंज का कॉन्सेप्ट, वो दोबारा वहाँ से आप कर सकते हैं। डोमेन हमारे पास क्या होता है, किसी पर्टिकुलर फंक्शन के अंदर में जो वेरिएबल है उस वेरिएबल की वो वैल्यू जिसके लिए फंक्शन डिफाइंड हो रहा हो, या ये कह सकते हैं कि इनफाइनाइट या नॉट डिफाइंड केस अटेंड नहीं कर रहा हो, और रूट के अंदर में नेगेटिव वैल्यूज़ या फिर ये कह सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर की वैल्यूज़ हमारे पास नहीं दे रहा, वो सब कुछ काउंट होता है उसके डोमेन के अंदर में। अब हमारे पास डोमेन थी तो नॉर्मल फंक्शंस की बात है, कुछ हमारे पास फंक्शंस और हैं जो इससे थोड़ा सा बाहर हैं। जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की बात करूं, अगर आपने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को ध्यान से पढ़ा है 11th क्लास के अंदर में तो आपको इसके बारे में नॉलेज होगी, और अगर आप अभी 11th क्लास में आए हैं तो आपको पढ़ने की रिक्वायरमेंट है। क्या क्या रिक्वायरमेंट है, जरा एक बार हम वो समझ लेते हैं। डोमेन अगर मैं बात करूँ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के अंदर में, मैं बस केवल साइन की बात कर रहा हूँ, साइन ऑफ एक्स, जिसको आप साइन ऑफ थीटा भी लिख सकते हो, मतलब यहाँ पे एक्स या थीटा की बात कर लेते हैं। अगर आपने 10th क्लास में चैप्टर नंबर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा है तो वहाँ पे आपको डिफरेंट एंगल की वैल्यूज भी पता होंगी, मतलब 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ये इसकी वैल्यू हमारे पास साइन की अगर हम केवल बात करें, ये 0 आएगा, ये आपका पास आएगा 1/2, ये आपके पास 1/√2, ये आपके पास √3/2 और आपके पास 1। किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए, किसी भी 6 हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं या रेशियोज हैं, किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन या रेशियो के लिए बस केवल ये जो 5 हमारे पास एंगल की वैल्यूज हैं ये केवल आपको लर्न करनी है। इसके बियॉन्ड या इससे पहले नेगेटिव में हमारे पास आ जाए या फिर हमारे पास पॉजिटिव में कितनी दूर तक जाए, इसके बाहर की वैल्यूज नहीं आती। अब अगर आपको बस केवल इतनी ही वैल्यू लिमिट कर दी गई है, मतलब मैं अगर मैं 120 की पूछूं, 140, 150, 170, 180 कुछ भी पूछूं, रहेगा हमारे पास बस केवल इसी में से। साइन कन्वेंशन डिपेंड करता है, वो कोऑर्डिनेट सिस्टम और बस अलग चीज़ है, वो आप एक वीडियो और है इसके डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। 2 वीडियोज़ हमारे पास है जहाँ पर जाके आप चेक कर सकते हैं, वो थोड़ा सा डिटेल टॉपिक है, काफ़ी लंबा हमारे पास प्रोसेस है। यहाँ पे अगर आपने देखा जितनी वैल्यूज़ हैं केवल यही वैल्यू बार बार रिपीट होती हैं, और इन वैल्यूज़ के लिए साइन कहीं भी नॉट डिफाइंड नहीं आ रहा, इनफाइनाइट नहीं आ रहा। कॉस भी एग्जैक्टली यही होता है। अगर आप कॉस फंक्शन के लिए जाओगे तो ये बस वैल्यू रिवर्स प्रोसेस में आ जाएगी, 1/√3/2, 1/√2 एज यूजुअल, ये आपका 1/2 और 0। तो हमारे पास साइन फंक्शन और कॉस फंक्शन 0 से लेके 90 के बीच में कहीं भी नॉट डिफाइंड इनफाइनाइट वाला केस अटेंड नहीं करते। इसका मतलब कि इन दोनों का जो डोमेन है वो हमारे पास क्या है, R। R का मतलब रियल नंबर। रियल नंबर कहाँ से कहाँ तक जाता है, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट। तो ये ना लिख के सिंपली आप R लिख देंगे तब भी काम आपका बन जाएगा, एग्जैक्टली वही चीज़ है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के अंदर में अभी बस मैं केवल 2 की बात कर रहा हूँ, बाकियों को मालूम है कि tan हमारे पास इनफाइनाइट कहाँ पे आता है, कॉट इनफाइनाइट कहाँ पे आता है, सेक और कॉसेक कहाँ पे आता है, वो आपको मालूम है। वो वैल्यूज आप वहाँ से रिमूव कर देंगे, जो पूरा का पूरा है उसके अंदर से वो वैल्यू आप निकाल देंगे। बात हम कर रहे हैं केवल इसके लिए। डोमेन आपको साइन का पता लग गया, हमारे पास डोमेन माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक जा रहा है, लेकिन उस डोमेन के अंदर में कुछ चीज़ें हमारे पास ऐसी होती हैं जो रिपीट करने लगती हैं, रिपीटेशन स्टार्ट हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं पीरियोडिक फंक्शंस। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो हमारे पास है, 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो हैं वो पीरियोडिक फंक्शंस हैं, पर हमारे पास उनके पीरियड्स अलग अलग हैं। अब क्या इसका मतलब है, पीरियोडिक फंक्शंस क्या होते हैं? पीरियोडिक फंक्शन हमारे पास अगर लिखा जाए तो आपको सिंपली x प्लस यहाँ पे मान लिया मैंने c लिख दिया, दैट मस्ट बी इक्वल्स टू f ऑफ c, सॉरी f ऑफ x।
जहाँ पे c हमारे पास क्या है, कोई कांस्टेंट है। कोई भी फंक्शन पीरियोडिक फंक्शन होगा अगर आपने x के अंदर में कोई भी चीज, कोई भी एक कांस्टेंट ऐड किया, एक कांस्टेंट नंबर ऐड किया और वो ऐड करने के बाद सेम टू सेम फंक्शन बना रहे, तो हमारे पास क्या हो जाता है, पीरियोडिक फंक्शन। उसको हम कहते हैं पीरियोडिक फंक्शन। अब अगर मैं बात करूं साइन की, अगर मैं साइन को x + 2π करूं तो हमारे पास क्या निकल के आएगा, साइन x। मैं बात करूं यहाँ पे कॉस के लिए, cos x + 2π करूंगा तो आपके पास क्या निकल के आएगा, cos x। अब हमारे पास आता है यही चीज हमारे पास किसके लिए, tan के लिए। x + 2π करूं तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, tan x आएगा। तुरंत आपके दिमाग में एक चीज क्लिक करेगी, सर यहाँ पे एक प्रॉब्लम है। अब तुरंत ये कह सकते हैं कि सर यहाँ पे एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है कि सर अगर मैं tan x + π करूंगा तब भी ये tan x ही रहेगा, तो क्या यहाँ पे कोई चेंजेस आएंगे? बिल्कुल, आप एकदम सही सोच रहे हैं। साइन और कॉस हमारे पास पीरियोडिक फंक्शंस है विथ पीरियड हमारे पास कितना, 2π, बट tan भी पीरियोडिक फंक्शन है पर इसका पीरियड हमारे पास कितना है, पाई। क्यों इसका 2π क्यों नहीं है? मिनिमम हम देखते हैं, मिनिमम इंटीजर, मिनिमम वैल्यू क्या, हम मिनिमम कांस्टेंट क्या हम ऐड करें, उस मिनिमम कांस्टेंट को ऐड करने के बाद अगर सेम टू सेम वैल्यू हम फाइंड आउट कर रहे हैं तो हमारे पास कंसीडर किया जाता है वो पीरियोडिक फंक्शन या फिर वो पीरियड। यहाँ पे 2π तो है ही, लेकिन 2π से पहले पाई ही है। 2π से पहले हमारे पास पाई ही वैल्यू है जो सेम टू सेम वैल्यू देने लगता है, जो सेम टू सेम हमारे पास रिपीटेशन स्टार्ट कर देता है। तो हम 2π ने जाके उससे पहले, जैसे हमारे पास बात होती है क्या, लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लायर, एलसीएम की बात होती है, एग्जैक्टली वही काम यहाँ पे है। जैसे हम एलसीएम की बात करते हैं एग्जैक्टली वही काम यहाँ पे है कि 2π तो हमारे पास टेबल में आता है। जैसे मैं 6 और 8 की बात करूं तो इन दोनों का 24 तो हमारे पास है। अभी आप ये कहोगे सर इसमें 48 भी आता है, तो 48 क्यों नहीं ले रहे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि हम दोनों में देखते हैं पहले क्या आता है। एग्जैक्टली वही काम यहाँ पे है। 2π और π में पहले क्या हमारे पास आता है, पाई आता है, इसलिए tan का जो पीरियड हमारे पास कितना है वो पाई। अब हम एग्जैक्टली आज के क्लास में डिस्कस करें, इस वीडियो में डिस्कस क्या करना है, इस वीडियो में दो चीजें डिस्कस करनी है। एक तो हमारे पास ये पीरियोडिक फंक्शन जो मैंने डिस्कस कर दिया, दूसरे हमारे पास है ग्राफ। जनरली हम इसके ऊपर में बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं देते, बहुत ज़्यादा हम इसको कंसीडर नहीं करते, क्योंकि हमारे एकेडमिक कैलेंडर के अंदर में, सीबीएसई सिलेबस के अंदर में ग्राफ के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस नहीं होता और स्कूल्स के अंदर में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पुट नहीं किए जाते, तो ऑब्वियसली बच्चा हमारे पास उसके ऊपर में इतना फोकस नहीं करता। लेकिन जो हमारे एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं, JEE कह दूँ या फिर यूनिवर्सिटी के जो डिफरेंट एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं, वहाँ इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए इसके ऊपर में फोकस करना जरूरी है। क्या है जरा वो हम समझ लेते हैं। ये चीज आप समझ गए, पीरियोडिक फंक्शंस हमारे पास क्या है। पीरियोडिक फंक्शंस किसी भी फंक्शन के अंदर में एक कांस्टेंट एडिशन जो हमारे पास सेम टू सेम फंक्शन देना लगे, रिपीट करने लगे, फंक्शन की वैल्यू हमारे पास रिपीट होनी स्टार्ट हो जाए। अब जरा हम ग्राफ कंसीडर करते हैं, बहुत ही ध्यान से समझना। ग्राफ से आपको एक चीज और पता लगेगी, वो अभी ग्राफ बनाते हुए मैं आपको बताता हूं। अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा, अभी तक अगर नहीं पढ़ा है तो प्लीज एक बार उसको गो थ्रू कर लेना। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के हमारे पास जो ग्राफ होते हैं वो थोड़ा सा एक बार आपको ध्यान से देखना है। मैं बस को इंट्रो दे देता हूं। जैसे हमारे पास साइन फंक्शन के अंदर में है, साइन का जो हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू +1 है, मिनिमम वैल्यू कितनी हमारे पास -1 है, और ये दोनों वैल्यू हमारे पास आती है, इसलिए स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर होता है, इसको हम क्लोज ब्रैकेट भी कहते हैं। साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, ये हमारे पास क्या है, y है, ये हमारे पास क्या है, x है। अगर आपके पास लिखा हुआ y = sin x, तो हम क्या करेंगे, x की अलग अलग वैल्यूज पुट करते जाएंगे, y निकलता जाएगा, निकालेंगे कोऑर्डिनेट सिस्टम, उसको हम ड्रॉ कर लेंगे। जब इसको आप ड्रॉ करेंगे, ये मान लो मैंने ले लिया यहाँ पे क्या, π/6, सबसे पहले हमारा π/6 ही आता है, फिर मैंने क्या ले लिया, π/4, 45, फिर हमारे पास मैंने क्या ले लिया, π/3, फिर हमारे पास कितना, π/2। तो अगर आप वैल्यूज पुट करते हुए जाएंगे, ये मैंने क्या ले लिया 0.5, दैट इज 1/2, और ये मैंने क्या ले लिया हमारे पास 1। ठीक है, अब जरा आपको दिखाते हैं। जब मैं रखूंगा क्या हमारे पास 0, तो 0 आएगा। जब मैं रखूंगा π/6, π/6 का मतलब 30 पे कितना आपके पास आएगा, ये 1/2। तो हम कहां पहुंच गए, यहाँ पे। फिर मैं रखूंगा π/4, 45 का मतलब कितना हुआ, 1/√2। 1/√2 का मतलब क्या हुआ, √2/2, √2 की वैल्यू 1.41/2, मतलब ये आपके पास कितना आएगा, 0.7 के आसपास आएगा। ये 2 है तो इससे थोड़ा सा ऊपर वैल्यू हमारे पास जाएगी। फिर हमारे पास कितना, π/3 का मतलब 60 का मतलब कितना हो गया,
साइन 60 हमारे पास होता है √3/2 दैट इज 1.73/2। ये आपका कितना आएगा 0.9 के आसपास आएगा, 1 के बहुत क्लोज। फिर हमारे पास अगली वैल्यू आपका कितनी आएगी, एग्जैक्टली 1 ही आएगी। जब आपने इन पॉइंट्स को फ्री हैंड से ज्वाइन किया तो कुछ ऐसा जाएगा। अब क्योंकि आप मैक्सिमम पॉइंट पे पहुंच चुके हैं, 1 पे आप पहुंच चुके हैं, तो ऑब्वियसली अब इसके बाद जब हम आगे जाएंगे तो वैल्यूज हमारे पास क्या होंगी, डिक्रीज होनी स्टार्ट करेंगी। तो अब हमारे पास ये नीचे उतरना शुरू करेगा, जिस रेट से वो ऊपर गया था एग्जैक्टली उसी रेट से ये नीचे उतरना शुरू कर जाएगा, और ये नीचे उतरता हुआ फिर उसी रेट पे जाएगा। ये हमारे पास उसका ग्राफ निकल के आता है। ये ग्राफ बनाना आपने 8th क्लास में सीख लिया था, एग्जैक्टली वही काम करना है। टेबल आपने कंसीडर करना है। टेबल में हमारे पास क्या हो गया, यहाँ पे x, यहाँ पे y, डिफरेंट वैल्यूज आप पुट कर सकते हैं, 0, π/6, π/4, π/3, π/2, और इसके आगे कहाँ तक जाना है आपको, 2π तक। क्यों जाना है 2π तक, क्योंकि पीरियोडिक फंक्शन का जो ये हमारे पास है 2π होता है साइन का पीरियोडिक फंक्शन, दैट मींस 2π उसका पीरियड होता है। तो एक बार पूरा हमारे पास क्या हो जाएगा, कंप्लीट। लेकिन अगर आप केवल आपको एक बनाना हमारे पास, तो आप 0 से π तक भी जाके उसको कंप्लीट कर सकते हैं। अब ध्यान से समझो, अगर आपने इसका x की डिफरेंट वैल्यूज पुट करके y की डिफरेंट वैल्यूज निकाल ली, पता लग गया, लेकिन प्रॉब्लम कहां पे आएगी, जब इस साइन के साथ जो अभी केवल y इक्वल्स टू में साइन x लिखा है ये थोड़ा सा बदल जाए। अब ये हो जाए y इज इक्वल्स टू में 4 sin x। प्रॉब्लम स्टेटमेंट यहां पे है। अब क्वेश्चन क्या आता है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल्स टू में 4 sin x एंड फाइंड इट्स रेंज। क्वेश्चन में डोमेन भी पूछ सकता है, पर डोमेन वो नहीं पूछ रहा है, वो रेंज पूछ रहा है। क्यों पूछ रहा है हमारे पास रेंज, क्योंकि डोमेन मालूम है साइन के साथ आप कुछ भी कर दो, हमारे पास डोमेन तो x की ही वैल्यू रहेगी, और x की वैल्यू हमारे पास क्या रहेगी, हमेशा रियल। क्योंकि कोई भी वैल्यू आप पुट करोगे हमेशा वो डिफाइन ही देगा। x की कुछ भी वैल्यू पुट कर दो, x y z, रियल नंबर के अंदर में x की कुछ भी वैल्यू पुट कर दो, यहाँ पे हमेशा y डिफाइन आएगा, किसी वैल्यू के लिए इनफाइनाइट तो आएगा ही नहीं। चाहे वो साइन हमारे पास क्या हो, y इक्वल्स में 4 sin x हो, चाहे साइन 4x हो, उससे ऊपर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डोमेन सेम रहेगा। फर्क पड़ेगा कहां पे, हमारे पास रेंज पे। कैसे फर्क पड़ेगा वो समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। बेसिकली ये ग्राफ जो है ये उसी बात के लिए है, ठीक है। अब जरा उसको हम समझने की कोशिश करते हैं कि इससे इसके रेंज पे क्या फर्क पड़ेगा। ध्यान से समझते हैं। अब अगर मैं इसी की बात कर रहा हूं सेम टू सेम, y इज इक्वल्स टू 4 sin x, अगर मैंने x की वैल्यू 0 रखी, y कितना 0, x की वैल्यू मैंने रखा π/6, तो अब y कितना हमारे पास आ जाएगा, π/6 31/2, तो y हमारे पास कितना आ जाएगा, ये 2। अब मैंने रखा π/4, x की वैल्यू मैंने यहाँ पे कितना रखा π/4, तो ये आपका y कितना आ जाएगा 4/√2, दैट इज कितना हमारे पास 2√2 रेशनलाइज करने के बाद। अब मैंने रख दिया क्या हमारे पास π/3 60 √3/2, तो हमारे पास कितना हो जाएगा y इज इक्वल्स टू में 2√3। और फिर जब मैंने रखा लास्ट कितना हमारे पास π/2, देन y विल बी इक्वल्स टू हाउ मच, कितना आ जाएगा हमारे पास 1 आएगा, और ये आपका आ जाएगा 4। तो यहां से कुछ आपके बात समझ में आई, 0 से स्टार्ट हुआ, जहां पे 1 आ रहा था वहां पे क्या निकल के आ गया 4। इससे क्या फर्क पड़ेगा कि जो वैल्यू हमारे पास 1 जा रही थी अब 1 नहीं जाएगी, अब बहुत ऊपर तक जाएगी, कहां तक 4 तक। y की वैल्यू है ना, y इंक्रीज कर रहा है ना, मतलब वर्टिकल लाइन इंक्रीज कर रही है। तो जब इसका आप ग्राफ बनाएंगे तो ये ऐसे जाने लगेगा, ये अब जाएगा कहां तक हमारे पास 4 तक, क्योंकि y की वैल्यू ही रेंज कहलाती है, y की वैल्यू ही किसी भी फंक्शन के अंदर में रेंज कहलाती है। तो इसका रेंज अब बदल जाएगा, अब ये हो जाएगा -4 से लेके +4 तक क्लोज इंटरवल के अंदर में। बात समझ में आ गई, क्योंकि फंक्शन हमारे पास है y इज इक्वल्स टू 4 sin x
x की वैल्यू डोमेन कहलाती है। हर वैल्यू के लिए डोमेन हमारे पास डिफाइन है, कोई फर्क नहीं पड़ना। फर्क पड़ना किससे हमारे पास है, उसकी रेंज पे। रेंज पे क्या फर्क पड़ना है कि वो हमारे पास इंक्रीज कर जाएगा, कितना, 4 टाइम्स। पहले वो कितना था, -1 से लेके 1 तक, बट अब हमारे पास कहां से हो जाएगा, -4 से लेके 4 तक फर्क पड़ेगा। दूसरा, उसके ग्राफ पे पहला ग्राफ केवल 1 तक जा रहा था जब नॉर्मल फंक्शन था, लेकिन 4 टाइम्स हुआ तो इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। ठीक है, ये हमारे पास फर्क पड़ता है किसी भी नंबर के आगे मल्टीप्लाई करने से, किसी फंक्शन के आगे मल्टीप्लाई करने से। आपके लिए एक क्वेश्चन दे देता हूं होमवर्क के लिए, प्लीज आप उसको ट्राई करेंगे और मुझे अच्छा लगेगा अगर आप उसके सॉल्यूशन या उसके बारे में आप मुझे लिख के दे देंगे कमेंट बॉक्स के अंदर में। क्वेश्चन यहां पे बहुत छोटा सा आपको दे देता हूं। ठीक है, 2 क्वेश्चन, इनफैक्ट एक नहीं 2 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन हमारे पास है y इज इक्वल्स टू साइन 4x, इसका ग्राफ बनाएंगे और फाइंड आउट करेंगे इसकी रेंज। दूसरा क्वेश्चन y इज इक्वल्स टू माइनस का cos x, इसका ग्राफ बनाएंगे और इसकी निकालेंगे क्या आप, रेंज। उम्मीद करता हूं कि जैसे ही आप कंप्लीट करेंगे वीडियो, उसके बाद इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर डालेंगे। ध्यान से करना, समझ के करना, कर पाएंगे, मुश्किल काम नहीं है। डोमेन एंड रेंज हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है JEE के लिए या फिर किसी भी इंजीनियरिंग एंट्रेंस के लिए। इसके अलावा अगर आप दूसरे, मतलब अगर आप साइंस के स्टूडेंट नहीं, इसका क्या मतलब है कि आप एंट्रेंस नहीं देंगे, आपको भी एंट्रेंस देना है। और अगर वहाँ पर 12th का सिलेबस आएगा तो ये ज़रूर आएगा। करिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट छोड़िएगा, डिस्कस करेंगे जो कुछ भी आपके पास डाउट होगा। तब तक प्रैक्टिस करते रहिए और कुछ नया सीखते रहिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। टेक केयर।